हेलो वेलकम अगेन। टुडे वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस का एक ग्रुप होता है जो NADS और FADS के अंदर मौजूद एनर्जी को यूटिलाइज करके हमें ATP बना के देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है। ये एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होते हैं बेसिकली वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से इनकोड होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जो जीन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। राइट। फॉस्फोराइलेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हमारे पास ATP बनती है, यानी ADP में से ATP बनती है, उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, दूसरी हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की तो उसमें हमारे पास बेसिकली एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है ADP को और हमारे पास ATP बनती है। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस का ये वाला स्टेप याद हो इसमें हमारे पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और 1,3-BPG का जो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट मौजूद था वो हमारे पास इस ADP को ट्रांसफ़र हुआ था और हमारे पास ATP बना था। सो बेसिकली ये यहाँ पे क्या हुई, ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई है। ये आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। मैं बेसिकली इस स्टेप की बात कर रहा हूँ जब 1,3-BPG कन्वर्ट हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर और यहाँ पे हमारे पास ATP बनी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन है। इसके अलावा हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होता है ATP सिंथेस। ATP सिंथेस में से हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और हमें ATP बन के मिलती है। राइट, वो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम बात ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही होती है। राइट। अगर हम अभी आगे चलें तो ये यहाँ पे आपको डिटेल डायग्राम नज़र आ रही होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। आपको यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स 1 नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ हमारे पास, और ये कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे इनहिबिट हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इनहिबिट हुए पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और ये यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ ब्लैक कलर से मैंने जो है वो कुछ कंपाउंड्स मेंशन किए हैं। बेसिकली ये पॉइजन्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करती हैं। राइट। अगर अब आपको पता होगा इतना कि NADS और FADS के अंदर हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है। बेसिकली NADS और FADS के अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस उस एनर्जी को यूटिलाइज करके हमें ATP बना के देते हैं। अब ये किस तरह होता है, ये इस तरह होता है हमारे पास NADS और FADS से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मूव करना शुरू करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्सेस में से मूव करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो इस्तेमाल होती है हाइड्रोजन आयंस को पंप करने के लिए फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मूव कर रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। राइट। तो ये उनकी एनर्जी इसलिए इस्तेमाल हो रही है और हमारे पास यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फिर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस का एक ग्रेडियंट बन जाता है, यानी हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट हाइड्रोजन आयन का बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है हाइड्रोजन आयन का। राइट। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है, यहाँ पे आपको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। राइट। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है ये मूव करते हैं फिर डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यहाँ मौजूद हैं, इनके पास बहुत सारी एनर्जी मौजूद है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं ATP सिंथेज में से। ATP सिंथेज एंजाइम में से ये हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 में से ये मूव करते हैं और हमें क्या होती है, इनकी जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है ATP बनाने के लिए। यानी ATP सिंथेज में से ये हाइड्रोजन आयन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे ATP बन रही है। बेसिकली इस ATP की फॉर्मेशन को ही हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। राइट है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है। अब थोड़ी बहुत बात ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की थोड़ी बहुत हम और कर लेते हैं, थोड़ा और ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से वो फिर मूव करता है हमारे पास साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से हमारे पास इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 में जाते हैं।
अगर आपको यहाँ पे एक बात नज़र आए, अगर आप एक बात नोट करें, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जा रहा है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, यानी कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स 3 आ रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स 2 से मूव कर रहा है कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, वो न्यूमेरिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद एंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम हमारे पास, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम C, देन हमारे पास फाइनली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स 4 हमें नज़र आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम आगे चलें तो ये यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड नज़र आ रहे हैं जो हमारे पास पॉइजन्स है, जो हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहेबिट करती हैं। पहले आपको यहाँ पे एक कंपाउंड नज़र आ रहा होगा, रोटिनॉन। रोटिनॉन बेसिकली हमारे पास क्या है, इंसेक्टिसाइड है, जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए दवाई इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1 को इनहेबिट करती है। ये कॉम्प्लेक्स 1 को रोकती है और NADS का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होने देती। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, रोटिनॉन के आखिर में ONE यानी 1 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 को इनहेबिट करती है, राइट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइजन मौजूद है जिसको हम कहते हैं ओलिगोमाइसिन। अगर हम बात करें ओलिगोमाइसिन की, तो ओलिगोमाइसिन क्या है, बेसिकली एक मैक्रोलाइट्स है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इनहेबिट करता है हमारे पास ATP सिंथेस एंजाइम को, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एस्पिरिन नज़र आ रही होगी, 2,3 डाइनाइट्रोफिनॉल नज़र आ रही है, थर्मोजेनिन नज़र आ रहा है। ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं इनकॉपलिंग एजेंट्स। ये इनकॉपलिंग एजेंट क्या होते हैं, इनकॉपलिंग एजेंट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, राइट। तो हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये पॉइजन्स हमारे पास क्या कर रही हैं, ये पॉइजन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस को स्टॉप कर रही हैं और ATP जनरेशन को इनहेबिट कर रही हैं। ये ATP की जनरेशन को तो इनहेबिट करती हैं, साथ में ये हमारे पास हीट की प्रोडक्शन भी करवाती हैं ये पॉइजन्स, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइजन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइजन्स है। ये बेसिकली हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को इनहेबिट करती हैं, ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहेबिट करती हैं। अब पहले हम बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं हमारे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज यानी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की, फिर हम वापस आएंगे कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, राइट। अगर आपको पता हो साइटोक्रोम्स के बारे में, तो हमारे पास साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, वो हमारे पास प्रोटीन्स की वो क्लास होती है जिसके पास हमारे पास हीम ग्रुप मौजूद होता है। अगर आपको पता हो हमारे पास हीम के बारे में, तो हीम हमारे पास क्या होता है, अगर हम हीम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास पोरफायरन की रिंग्स होती हैं और उसके सेंटर में हमारे पास यहाँ पे आयरन मौजूद होता है, सेंटर में आयरन और पेरिफेरल में पोरफायरन की रिंग्स, इसको हम कहते हैं हीम। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें हीम मौजूद होता है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। एक हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है जिसमें हमारे पास हीम मौजूद है, और इसके अलावा साइटोक्रोम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है, इनके अंदर भी हीम मौजूद होता है। यानी आरबीसी के अंदर हीम मिलेगा आपको, और हमारे पास साइटोक्रोम के अंदर आपको हीम मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है आरबीसी के हीम में और साइटोक्रोम के हीम में। आरबीसी में जो हीम होता है वो हमारे पास +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जबकि हमारे पास साइटोक्रोम्स के अंदर जो हीम होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है बिटवीन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी वो कभी +2 में जा रहा होता है, कभी वो +3 में जा रहा होता है, इसकी ऑसिलेशन हो रही होती है। और साइटोक्रोम्स का जो ये ऑसिलेशन होती है, साइटोक्रोम्स की जो ये ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट की, आयरन की, ये बेसिकली बहुत यूज़फुल होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करवाती है इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जनाब हम वापस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की तरफ आते हैं, यानी हम कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ वापस आते हैं। अगर आपको साइनाइड के बारे में बताओ तो हमारे पास साइनाइड जो है वो उसकी एफिनिटी +3 वाले आयरन के लिए होती है, +2 वाले आयरन के ऊपर साइनाइड एक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 4 है यानी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, उसका हमारे पास जो आयरन होता है, उसकी हीम का जो आयरन होता है वो +2 और +3 के दरमियान ऑसिलेट कर रहा होता है। यानी साइनाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहेबिट कर सकती है, जबकि हमारे पास साइनाइड जो है वो हीमोग्लोबिन को इनहेबिट नहीं कर सकती, हीमोग्लोबिन के ऊपर के साथ बाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे जो आयरन पड़ा हुआ है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। ये तो बात होगी साइनाइड की। अब अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो +2 वाले आयरन को इनहेबिट करती है। यानी हमारे पास ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो मौजूद आयरन है और उसके साथ भी बाइंड कर सकती है, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर मौजूद जो आयरन है यानी जो उसकी हीम में मौजूद आयरन है वो उसको भी इनहेबिट कर सकती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीम को भी बाइंड करेगी और ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को भी बाइंड करेगी, राइट। यानी ये हीमोग्लोबिन को भी बाइंड कर सकती है और ये कॉम्प्लेक्स 4 को भी बाइंड कर सकती है।
अब इस सारी नॉलेज को जो है वो हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एक क्लिनिकल केस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ पे इन्होंने एक क्लिनिकल केस सिनेरियो बताया हुआ है कि हमारे पास एक 45 ईयर्स ओल्ड पेशेंट आया है, इसको हाइपरटेंशन थी, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था, उसका ब्लड प्रेशर 190/123 था और उसको प्रोटीन यूरिया भी था और उसको मेडिकेशन दी गई, दवाइयाँ दी गई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसकी दवाइयाँ देने के बाद क्या हुआ, उसकी स्किन जो है वो रेड होना शुरू होगी, स्किन कलरेशन डिस्कलरेशन होना शुरू हो गई और स्किन उसकी रेड होना शुरू हो गई और साथ में उसको सीवियर हेडेस हुआ। जब उसकी लैब्स करवाई गई तो उसको लैक्टिक एसिडोसिस था। तो अब हमने बताना ये है कि उस पेशेंट्स को ये सिम्पटम हुए हैं ये किस हमारे पास पॉइजन की वजह से हुए हैं और उसकी एफिनिटी के सब्सटेंस के लिए ज़्यादा थी। तो अगर आपको पता हो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्किन रेड हो जाती है, स्किन की रेड डिस्कलरेशन होती है और साथ में पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है और उसको कन्फ्यूजन होती है और साथ में लैक्टिक एसिडोसिस भी होता है, राइट। अगर आपको थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजी के बारे में इल्म हो, थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है नाइट्रोपेप्टाइड हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मेडिकेशन है जो हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को डील करने के लिए देते हैं, राइट। तो हमारे पास नाइट्रोपेप्टाइड में क्या होता है, साइनाइड ग्रुप लगे होते हैं, साइनाइड के साइड ग्रुप लगे होते हैं और हम जानते हैं कि साइनाइड जो है बेसिकली वो इनहेबिट करती है किसको, आयरन को, हीम वाले आयरन को, वो आयरन जो हमारे पास +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और हम जानते हैं वो हीम जिसकी अंदर आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पाया जाता है। यानी बेसिकली साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को हमारे पास इसको किसने इनहेबिट किया, साइनाइड ने इनहेबिट किया। यानी इस पेशेंट को नाइट्रोपेप्टाइड दी गई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, उस नाइट्रोपेप्टाइड ने क्या किया, हमारे पास इसको इनहेबिट कर दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहेबिट किया। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 इनहेबिट हो गया तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म बॉडी का रुक गया। दैट इज ATC अगर नहीं काम करेगी तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी में। जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारे पास बॉडी जाएगी एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ। जब हमारे पास एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसमें तो वैसे भी लैक्टिक एसिड बनता है, जब बहुत ज़्यादा वो होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट को हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज द एग्जाम्पल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।